आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने कल बात की थी कि जी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। उससे पहले हमने कल बात की थी कि जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, और उससे पहले हमने बात की थी कि जी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। तो आज हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बात करेंगे कि जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस किस फॉर्म में हमारे पास होती हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है वो है जी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की। सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस, ऐसे बिजनेस स्टूडेंट्स, सोल का मतलब होता है अकेला, सोल प्रोप्राइटर, ऐसा ऑनर जो अकेला हो उसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एंटरप्रेन्योर, ऐसा बिजनेसमैन जो अकेला हो और वो अपना कारोबार अकेला चला रहा हो, जिसमें वो ऑनर भी हो, जिसमें वो सारी चीजों को मैनेज भी कर रहा हो, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस। अब सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस के अपने कुछ मसाइल होते हैं, कुछ अपने फायदे भी होते हैं। तो पहला इसका फायदा ये होता है कि वो अकेला ऑनर होता है, वो किसी के साथ अपने बिजनेस को शेयर नहीं करता या अपनी ऑनरशिप को शेयर नहीं करता। चूंकि वो सारा ही अकेला करता धरता होता है, तो उसकी ऑनरशिप 100% होती है, लिहाजा वो किसी के साथ भी ऑनरशिप को शेयर नहीं करता। उसके साथ साथ ये जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, जो भी डिसीजंस इसने लेने होते हैं वो खुद से डिसीजन ले सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, तो डिसीजन मेकिंग भी उसके लिए करना आसान होता है। इसी तरह अगर कोई मार्केट में चेंजेस आ रही हैं, वो इजीली अपने बिजनेस के अंदर चेंज ला सकता है। तो ये तो उसके फायदे हो गए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के या इस बिजनेस को रन करने के। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या आ जाते हैं जी? इसके पहला प्रॉब्लम ये है कि इसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड सरमाया होता है। अगर उसको सरमाए की जरूरत पड़ती है तो वो ज्यादा से ज्यादा बैंक जा सकता है या किसी से उधार ले सकता है, लेकिन चूंकि वो अकेला ही उस कारोबार में पैसा लगा रहा था, उसके पास कैपिटल की कमी होती है या लिमिटेड कैपिटल होता है। दूसरे नंबर पे अगर वो कल को उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस जो है वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर उसने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो ग्रोथ लेकर आना भी बिजनेस में इतना आसान नहीं होगा, एक्सपैंड करना उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए कि उसको और लोग भी हायर करने पड़ेंगे, कुछ मैनेजमेंट लेकर आनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो अपने कारोबार को एक्सपैंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम्स हो गए सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस के। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, दूसरी जो फॉर्म है वो उसमें है जी पार्टनरशिप बिजनेसेस। ऐसे बिजनेसेस जिसके अंदर पार्टनर्स होते हैं जो अपना सरमाया लेकर आते हैं, उनको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेसेस। दूसरी फॉर्म पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जी मिनिमम आपके 2 इन्वेस्टर्स होते हैं, ये 2 से 20 तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसको यूजुअली हम जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। अब जनरल पार्टनरशिप में जैसे कि बहुत सारी अकाउंटिंग फर्म, ऑडिट फर्म जो है वो एक पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, तो उसके अंदर आपके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लेट्स सपोज कि एक्स है और वाई है, 2 लोग अपना अपना सरमाया या कैपिटल लेकर आते हैं। एक्स कहता है कि जी मैं 50,000 रुपए डालूंगा उस बिजनेस में, और वाई कहता है मैं जी 50,000 रुपए डालूंगा। लेट्स सपोज के इक्वल सरमाया लेकर आ रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की 1 लाख की, और उन्होंने एक्स एंड वाई कंपनी खोल ली, एक्स एंड वाई बिजनेस खोल लिया जी, पार्टनरशिप बिजनेस। अब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो 50% इसने इन्वेस्ट किया, 50% इसने इन्वेस्ट किया। अब कल को अगर कोई इस बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को, लेट्स सपोज के प्रॉफिट आपने कमाया 20,000 रुपए का इस बिजनेस से, तो कितना एक्स का शेयर बनेगा और कितना वाई का बनेगा? 50% ऑफ एक्स
50% फॉर द एक्स दैट इज 10,000 रुपीज, और 10,000 रुपया ही किसका बनेगा जी, वाई का। तो ऐसे बिजनेसेस जिसके अंदर आपके शराकतदार होते हैं, सरमाया लगाने में और प्रॉफिट को लेने में शराकतदारी होती है, उस बिजनेसेस को पार्टनरशिप बिजनेसेस बोलते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेसेस के अंदर फर्दर अगर एज अ एम्प्लॉय काम करना चाहें एक्स और वाई, तो वो अपनी सैलरी और अपना मुआवजा भी ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि जी हमने इस कारोबार के लिए ये सर्विसेज दी हैं, तो हमें उसके अवज सैलरी दी जाए। बहुत सारे एग्जांपल्स पार्टनरशिप बिजनेसेस की हैं, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग फर्म की बात बताई, इसी तरह आप और आपका दोस्त मिलके को पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस की बात की और उसके नुकसानात भी हैं, तो कुछ जनरली हम बात कर लेते हैं जी। पार्टनरशिप बिजनेसेस के अंदर आपका जो पहला फायदा है, एडवांटेज है, वो ये है कि जी पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होती है निस्बतन सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस के लिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो गई, इसलिए कि 2 मिनिमम इन्वेस्टर्स हैं और 2 से 20 हो सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, आपस में मिलजुल के कारोबार करेंगे तो प्रॉफिट भी शेयर होगा, और उसके बाद आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसके एवज आपको रिटर्न भी मिलेंगे। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। पहला नुकसान ये है कि अगर एक पार्टनर निकल जाता है उस बिजनेस से, तो आपका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो पार्टनरशिप बिजनेस हैं वो ज्यादा अरसे के लिए नहीं चलते। उसकी रीजन ये है कि आपका मेंटल अप्रोच या आपकी आपस में जो है वो माइंडसेट पार्टनर्स के वो नहीं मिलते। इसी तरह अगर आपने फर्दर अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है आपको लिमिटेड कंपनी की या कंपनी बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो लिहाजा सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस और पार्टनरशिप बिजनेसेस एक खास हद तक लिमिटेड होते हैं और वो उससे आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो उसमें हमारे पास जो अब तीसरी फॉर्म है वो है जी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की। ऐसी कंपनीज जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप ओ करते हो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, अब आप उसके लिए लायबल हैं कि आपने उसको पैसे वापस भी करने हैं। दैट इज योर लायबिलिटी, जो आप ओ करते हो। जैसे कि अगर एक एम्प्लॉई है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या है कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। तो लायबिलिटी के लिए हम बात करते हैं वर्ड की ओ, व्हाट यू ओ टू अनदर पार्टी। ये आपके लायबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपने कोई ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। जैसे हमारी लायबिलिटी है कि जी हमने किसी से उधार लिया तो हमने उसको वापस करना है बिफोर टाइम। ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, महदूद लायबिलिटी, यानी कि ऐसा कारोबार, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी महदूद हो, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब यूजुअली जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस और पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, उसके अंदर आपकी लायबिलिटी महदूद नहीं होती। उससे हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि जी आप एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, सिर्फ एक्स का ही कारोबार है। अब एक्स जो है वो एक बैंक के पास जाता है, वो कहता है जी मुझे अपने कारोबार के लिए 50,000 रुपया चाहिए। ठीक है जी, अब जब आप एक कर्जा ले लेते हैं 50,000 रुपए का बैंक से, तो फिर आपने उसको वापस भी करना है। अगर आप वो वापस नहीं कर सकते, तो बैंक कहता है कि जी भाई कल को मैंने अपने पैसे वापस लेने हैं, तो मैं आपके जो जाती मलकियत की चीजें हैं वो मैं बेच के अपने पैसे वापस लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं या जाती मलकियत में जो चीजें हैं वो भी लायबल होंगी उस बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए, या उस बिजनेस के कोई कर्ज को वापस करने के लिए जो आपकी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, अब यहां पे महदूद नहीं है। अगर आपने अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट जो भी की है, उसके अलावा जो आपकी जाती मलकियत में जो चीजें होंगी वो भी उस लॉस को पूरा करने के लिए लायबल होंगी।
तो इसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में भी आएगा और ये जो प्रॉब्लम है ये आपके पार्टनरशिप बिजनेस में भी आएगा। तो इसको कवर अप करने के लिए हमने क्या किया कि तीसरी फॉर्म बना ली जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। अब इसके अंदर दो तरह की कंपनीज हैं जी। पहले नंबर पे है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और दूसरे नंबर पे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरे नंबर पे है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है जी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी जो कि यूजुअली स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं या छोटे पैमाने पे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, तो उनका स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है। अब हम कंपनी को क्या कहते हैं कि जिस कंपनी सेम एज लाइक हैविंग अ लीगल पर्सनैलिटी। आप कहते हैं जी मैंने कंपनी बना ली है, लेट्स सपोज के एक्स एंड वाई कंपनी बना ली। अब कंपनी बना ली, अब वो उस एक्स एंड वाई जो भी आपने काम करना है, जो भी आपने पैसे लेने हैं बैंक से या जो भी आपने गाड़ी खरीदनी है वो आप किसके नाम पे खरीदेंगे? कंपनी के नाम पे खरीदेंगे। तो ऐसी कंपनियां जो छोटे पैमाने पे काम करती हैं, स्मॉल स्केल पे काम करती हैं, या ऐसे कारोबार जो आपके फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, ऐसे कारोबार, ऐसी कंपनियां जो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते या स्टॉक मार्केट में उनको ट्रेड नहीं कर सकते या बेच या खरीद नहीं सकते, तो ऐसे शेयर्स जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, तो ऐसी कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज यूजुअली अपने नाम के साथ क्या लगाएंगी? पीवीटी लगाएंगी। तो ये फीचर्स हैं जी हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। उसके बाद आ जाती है जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के साथ लिखती है पीएलसी का वर्ड। उसका नाम जो है वो एंड पे खत्म हो रहा होगा पीएलसी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें पेप्सी कंपनी की, तो वो अपने नाम के साथ उनका जो नाम है इट्स एंड्स विद पीएलसी। इसी तरह हमारे पास जो बड़ी कंपनी है टोयोटा कंपनी होगी जी, वो भी पीएलसी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर्स को मार्केट में ट्रेड कर सकती हैं, बेच सकती हैं, खरीद सकती हैं, ऐसी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनियां जो लार्ज स्केल पे काम करती हैं या कारोबार करती हैं बड़े पैमाने पे, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नेस्ले हो गई, जैसे कि आपकी केएफसी होगी, बड़े पैमाने पे कारोबार करने वाली कंपनियां जो होती हैं उनको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उनको वसाइल की कमी नहीं होती, उनको पैसा रेस करने की कमी नहीं होती। अगर आप कल को बैंक जाते हैं पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए, बिजनेस के लिए, तो बैंक्स जो हैं बड़े आपको हंस खेल के आपको जो है वो खुशी खुशी आपको जो है वो लोन प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है और आपकी प्रेजेंस पूरी दुनिया में है। तो अगर मेरे जैसी कंपनी, छोटी कंपनी, मेरी कंपनी अगर लेट्स सपोज एक्स एंड वाई कंपनी जो है वो अगर कर्जा लेने जाएगी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको कर्ज लेते हुए थोड़ी सी दुश्वारी होगी। उसमें भी आपको थोड़ा सा सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि जी कल को आप कर्जा वापस कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो भी कर्जा वगैरह आपने बाय द वे लेना है वो आपने किस नाम पे लेना है? कंपनी के नाम पे लेना। तो ये जो कंपैरिजन था, ये पब्लिक, ये जो फॉर्म हमने बात की, ये थर्ड फॉर्म थी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की। तो कंपनी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं कि कंपनी एक एंटिटी है जिसके नाम पे आप जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उसको मैनेज कर रहे होंगे, उसको लेके चल रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जी डिपार्टमेंट्स की। यहां तक अगर आपका कोई सवाल हो स्टूडेंट्स तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर लें। जी अगला टॉपिक हमारा क्या है जी? अब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जी बिजनेस की। अब बाय द वे हमारी जो डिस्कशन आएगी ज्यादा इस सिलेबस के अंदर वो कंपनीज के हवाले से आएगी, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की या ज्यादा से ज्यादा सोल ट्रेडिंग बिजनेसेस की। हम शुरू बाय द वे हमारी डिस्कशन जो होगी वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस की
फिर ग्रेजुअली इन द सिलेबस ऑफ ACCA हम बात करेंगे कंपनीज के हवाले से। हम बात करते हैं अब जी नेक्स्ट टॉपिक में डिपार्टमेंट्स की। डिपार्टमेंट्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। डिपार्टमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट्स को हम एक और वर्ड भी कहते हैं फंक्शंस। डिपार्टमेंट का एक और नाम है जी फंक्शंस का। इसको हम फंक्शंस भी बोलते हैं या इसको ऑपरेशंस भी बोलते हैं जी। कई जगह पे इंटरचेंजेबली हम इसको यूज करते हैं, ऑपरेशंस या डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस। अब देखो, अगर आपने एक बिजनेस चलाना है उसके लिए आपको एक डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि आपका बिजनेस है, हम इम्तियाज की बात करते हैं। इम्तियाज स्टोर्स जो है, शुरू में इसका जो स्टेटस था वो एक सोल प्रोप्राइटिंग बिजनेस का था। शुरू में जब वो शुरू किया, उन्होंने छोटे लेवल पे काम शुरू किया होगा, तो उस वक्त में भी इनका स्टेटस क्या हो, सोल प्रोप्राइटिंग बिजनेस का हो, जिसमें जो उनके ऑनर हैं वो खुद ही सारा बिजनेस को डील करते होंगे, दालें भी डाल के देते होंगे, पैकिंग भी करते होंगे, पैसे भी लेते होंगे। तो उसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर था वो बहुत छोटे लेवल पे था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी एज इम्तियाज ग्रो करना शुरू किया, उन्होंने सोचा कि क्यों जी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने कहा कि हम अब एक्सपैंड करेंगे, डिफरेंट सिटीज में जाएंगे, कराची से लाहौर जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक हायरार्की बनानी पड़ेगी कि ऊपर स्ट्रक्चर में कौन से ऊपर लोग बैठे होंगे, कौन से दरमियान में होंगे और कौन से नीचे काम कर रहे होंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रॉपर डिपार्टमेंटेशन कर दी, प्रॉपर फंक्शंस बना दिए कि जी ये फंक्शन, फॉर एग्जांपल कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ जितनी भी बाइंग होगी, जितनी भी परचेजिंग होगी, वो सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग ही कर रहे होंगे। आपने कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई ग्रोसरी आइटम्स वगैरह जो आपने अपने स्टोर में रखनी है, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ कौन खरीदेगा, प्रोडक्शन परचेज वाले खरीदेंगे, जिसको हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, परचेज डिपार्टमेंट। इसका जो काम होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चीजों को खरीदना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, परचेज करना है। तो इम्तियाज स्टोर ने ये डिसाइड किया कि भाई जो ऑनर है वो खुद वो बाय नहीं करेंगे, जो बाय करने वाला बंदा होगा उसके लिए हम एक अलग से मैनेजर जो है वो रखेंगे और मैनेजर ही सारी चीजें जो हैं वो खरीदेगा। अब परचेज डिपार्टमेंट का रोल क्या होगा कि जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट भी कम हो, कम से कम कीमत पे वो खरीदी जाए और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। ठीक है, तो क्वालिटी और कॉस्ट को आपस में क्या करते हैं, वो बैलेंस रखते हैं। कॉस्ट यहां पे इन द सेंस हम बात कर रहे हैं प्राइस की, कि जिस चीज की कीमत वो परचेज की कॉस्ट अदा कर रहे हैं, चीजों को खरीदने की कॉस्ट अदा कर रहे हैं, परचेज प्राइस पे कर रहे हैं या प्राइस पे कर रहे हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, तो वो क्या हो, वो कम से कम हो और साथ उसकी क्वालिटी भी सबसे बेहतर हो। तो परचेज डिपार्टमेंट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर buying the goods at a low cost with the good price, with the good quality. दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी कि वहां पे आपने आईटी का भी डिपार्टमेंट होना चाहिए जी, जहां पे आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो। उसके अलावा आपकी कोई इक्विपमेंट्स भी आपने लगाने हैं, वहां पे कोई फॉर एग्जांपल के जी जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके आपने अटेंडेंस भी मॉनिटर करनी है इलेक्ट्रॉनिकली, तो आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। तो आईटी डिपार्टमेंट भी बना दिया जिसमें आपकी सारी जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी की जो इक्विपमेंट्स हैं रिलेटेड विद कंप्यूटर्स, हार्डवेयर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारे के सारे आईटी डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट जो है जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट
अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या काम होता है जी? रिसर्च का मतलब होता है यूजुअली फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये देख रहा होगा कि यार कौन सी नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है, कौन सा नया सप्लायर मार्केट में आया है जो उस चीज को बना के बेच रहा है, ये कौन सा ऐसा कंपेटिटर है जो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहा है, और कहां कहां से हम उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या अपनी शेल्फ में रख सकते हैं। तो रिसर्च वाले यूजुअली क्या करते हैं, देख रहे होते हैं कि नई प्रोडक्ट्स क्या आई। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की जो आपके चीजों को बनाते हैं, तो वो भी रिसर्च कर रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमें बनानी चाहिए, उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, और उसकी क्या कहते हैं पैकिंग कैसी होनी चाहिए। वो सारे का सारा काम किसका है? रिसर्च का है। तो रिसर्च यूजुअली होती है नई प्रोडक्ट्स के हवाले से। डेवलपमेंट की बात अगर करें तो डेवलपमेंट होती है जी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल कि जी आपकी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है, जैसे कि अगर आपकी एक टेबल है, आपने उसको डेवलप अगर करना है, आपकी प्रोडक्ट पहले रेक्टेंगुलर शेप में थी या स्क्वायर शेप में थी, तो अब आप कहते हैं नहीं यार ये प्रोडक्ट जो है इसको ओवल शेप में होना चाहिए। तो ऐसी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है उसके अंदर आप फर्दर एडिशंस या डिलीशंस करते हैं या उसको फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आजकल जो आईटी रिलेटेड बिजनेसेस हैं उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट्स इतने ज्यादा हैं कि कई दफा वो मुल्कों के बजट से भी ज्यादा उनके बजट होता है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का या अगर हम बात करें गूगल का, तो जितनी वो रिसर्च के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा मुल्कों के बजट से ज्यादा है। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, जिसके अंदर हम फाइनेंस या मनी मैटर्स को डील करते हैं, या टैक्स के मैटर्स को डील कर रहे होंगे, या फाइनेंस के मैटर्स को डील कर रहे होंगे। अगर आपने कोई पैसे इकट्ठे किए हैं इम्तियाज स्टोर पे, वो ऑब्वियसली आपने उसको डिपॉजिट भी कराना है, उसका भी हिसाब किताब रखना है। आपने कोई पैसे निकलवाने हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, या कोई भी आपने खर्चा करना है, या कोई आपकी इनकम आएगी, तो उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखेगा, जिसके अंदर हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर में रोल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्दर डिपार्टमेंट्स की, तो हमारे सामने एचआर डिपार्टमेंट आ जाता है जी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब इसका क्या काम है एचआर डिपार्टमेंट का? एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि जी आपने लोगों को हायर करना है, इसको पर्सनल फंक्शन भी बोलते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट जी, इसका काम क्या है जी? लोगों को हायर करना, ट्रेन करना, लोगों की सैलरी डिसाइड करना एचआर डिपार्टमेंट का काम है। लोगों को फायर करना, ट्रेन करना, उनको इंसेंटिव्स देने, ये सारा किसके अंदर आ जाता है जी? एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। या उनके स्किल्स को डेवलप करना या उनको पॉलिश करना। उसके अलावा हमारे सामने और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो एडिशनल हैं, जैसे कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। अब मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना नहीं होता। यूजुअली हम ये कहते हैं कि जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है कि सिर्फ वो बड़े बड़े बिल बोर्ड लगा देना, अखबारों में इश्तिहार दे देना, न्यूज़पेपर में इश्तिहार, या आपके सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कर देना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, साथ साथ आपकी कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को भी देखना कि क्या हमारे कस्टमर्स हमारे से खुश भी हैं या ना खुश हैं। तो ये रोल किसका हुआ? ये मार्केटिंग या सेल्स का। दूसरा काम सेल्स और मार्केटिंग का ये होता है कि जी हम ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस के लिए सेल्स लेकर आए, रेवेन्यू लेकर आए। ठीक है, चीजों को बेच के हम ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर आए अपने बिजनेस के लिए। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये डिफरेंट हमने डिपार्टमेंट्स की बात की है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर सबसे ऊपर है जी हमारा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद हमारे होंगे जी डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स के नीचे हमारे पास होंगे जी डिफरेंट तरह के मैनेजर्स। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स के अपने कोई क्या होंगे? मैनेजर्स होंगे। जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट एक फंक्शन है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, या अकाउंटिंग है, या कोई और डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हमने बात की,
तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने नजर आएगा। अब हम एक और फंक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पे, और उस फंक्शन को जो कि इम्तियाज स्टोर में तो खैर नहीं नजर आएगा, लेकिन कुछ बिजनेसेस जो एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस बोलते हैं, वहां पे आपको नजर आएगा जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि वो खाम माल से तैयार चीज बनाते हैं, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज को बनाना, उसको प्रोड्यूस करने का मतलब होता है। जैसे कि हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी से हमने क्या बनानी है जी, कुर्सी बनानी है, ठीक है। तो ये जो कुर्सी है ये हमारी क्या फॉर्म होगी, प्रोडक्ट होगी, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लकड़ी है जिसे हम बना रहे हैं इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रॉ मटेरियल, खाम माल जिससे हम चीज बना रहे हैं, लकड़ी। इसी तरह अगर हम बात करें जी, आपके पास शर्ट है, शर्ट किसे बन रही है, उसके लिए खाम माल कौन सा इस्तेमाल करें आप, धागा या कपड़ा इस्तेमाल करें, तो वो उसका क्या हुआ, रॉ मटेरियल हो गया। और वो शर्ट जब बन के निकल जाएगी उसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। तो जो आपकी प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एक चीज से दूसरी चीज को बना रहा होता है, एक चीज से दूसरी चीज प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स जो हमारे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो जब चीज बना रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि क्या चीज को बनाने, क्या कॉस्ट आई है, क्या लागत आई है हमें उस चीज को बनाने पे। दूसरे नंबर पे वो ये देख रहे होंगे कि कहीं हम जो चीज बना रहे हैं उसकी क्वालिटी तो नहीं खराब हो रही, क्वालिटी भी बेहतर है या नहीं। साथ साथ वो ये देख रहे होंगे कि कहीं पे कहीं डिफेक्ट्स तो नहीं आ गए चीज को बनाते बनाते। प्रोडक्शन वाले ये भी देख रहे होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनाएं, ऑब्वियसली हम उतने ही बनाएंगे जितनी हमें जरूरत होगी। कई दफा ये भी होता है कि हम ज्यादा चीजों को बना लेते हैं, डिमांड कम होती है चीज की लेकिन हम बना ज्यादा रहे हैं। तो इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज बनाए और कम कॉस्ट पे बनाए और उतने ही यूनिट्स बनाए जितनी हमें जरूरत है। और वो जो डाटा है कि हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने बेचने हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है जी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट जी, एडमिन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, जनरल मैनेजमेंट करना, जैसे सफाई सुथराई है जी बिजनेस के अंदर, या आपकी मेंटेनेंस प्रॉपरली हो रही हो जी, खुदा न खास्ता अगर आपका कोई जनरेटर खराब हो गया या बिजली नहीं आ रही तो वो सारे कौन देखेंगे जी, एडमिनिस्ट्रेशन वाले देख रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बात की कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जी फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कहलाता है। यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो जी पूछ लें। जी आगे चलते हैं। अब हम प्रॉपर डिस्कशन अपनी थोड़ी सी करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अभी हम चार्ट की, जैसे हमने एक अभी आपके सामने एक चार्ट सा बनाया है कि जी सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है, उसके नीचे डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट काम कर रही है, उसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट मैनेजर्स। तो ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म डिस्कस की थी हमने अपनी डिस्कशन में। अब हम एक और स्ट्रक्चर या चार्ट्स के अंदर हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसका नाम है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हमारा टॉपिक क्या है जी, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये सब सवाल जहन में आना चाहिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं। हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्या पड़ी। आपने कहा कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर ये बंदा बैठा होगा,
यूजुअली जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम ट्रायंगल की फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो है आपकी जो लेवल होता है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर लेवल को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल, दूसरे लेवल पे मैनेजेरियल लेवल, और तीसरे लेवल पे टैक्टिकल लेवल, और सॉरी ऑपरेशनल लेवल। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। कई दफा ऐसा भी होता है कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल होता है और ऑपरेशनल लेवल होता है। अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे पास ऑनर होगा और उसके नीचे हेल्पर्स होंगे। अब ये स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होता है? ऐसा लेवल जो आपके सीनियर मैनेजमेंट का लेवल है या जिस पे आपके ऑनर्स होते हैं, वो कहलाता है स्ट्रेटेजिक लेवल। सीनियर मैनेजमेंट का लेवल या सीनियर मैनेजमेंट जो है वो यहां पे काम कर रही होगी टॉप लेवल के ऊपर। दूसरे नंबर पे मैनेजेरियल लेवल, जहां पे आपके मैनेजर्स काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक वाले या ऑनर्स क्या करते हैं जी, अपने मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये करो, ये ना करो, ये चीज बनानी चाहिए, ये नहीं बनानी चाहिए। या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमने उसको कैसे इस्तेमाल में लेकर आना है, तो वो काम किसका है जी? मैनेजेरियल लेवल का। उसके बाद ऐसे लोग जो डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, डेली के टास्कों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, या जिनको मैनेजेरियल लेवल जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने काम कैसे करना है, या अपने कितनी चीजों को बनाना है, कितनी चीजों को पैक करना है, तो वो किसका काम है? ऑपरेशनल लेवल का काम है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, या इसको हायरार्की बोल रहे हैं। छोटे लेवल पे हमारे पास अगर हम दुकानदार की बात करें तो वहां पे आपका ऑनर होगा जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल है, और उसके बाद आपके जो हेल्पर्स हैं जो डे टू डे टास्क कर रहे होंगे या दुकान में चलाने में हेल्प कर रहे होंगे या दुकान को मैनेज करने में हेल्प कर रहे होंगे ऑन अ डेली बेसिस, वो ऑपरेशनल लेवल कहलाएगा। स्ट्रेटेजिक लेवल के जो लोग हैं वो जरा लंबे अरसे के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए, या वो उनके जो टारगेट्स हैं वो जरा लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं। वो आने वाले वक्त के बारे में देख रहे होते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या क्या चेंजेस आ रही हैं जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आनी है, पैसा कहां से रेस करना है, कैसे करना है, या बाहर के हालात क्या चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। तो वो कौन देखेगा? वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखेगी या स्ट्रेटेजिक लीडरशिप देखेगी ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजेरियल का काम क्या है जी? कि जो उनको चीजें मुहैया की गई हैं उनसे बेहतरीन उनको इस्तेमाल करना, उससे कारआमद फायदे लेना, वो काम है मैनेजेरियल लेवल का, जिसके अंदर डिफरेंट मैनेजर्स हमने बात की कि जी आईटी का मैनेजर है, फाइनेंस का मैनेजर, वो सारे के सारे क्या किस लेवल पे आते हैं? मैनेजेरियल लेवल पे। तो बेसिकली ये जो मैनेजेरियल लेवल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का, कि अपने अपने रिसोर्सेज जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो हमें फॉर एग्जांपल हमें पैसा दिया गया एज अ फाइनेंस मैनेजर, कहां से? हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पैसे दिए, अब हमने उस पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, तो वो कौन देखेगा? वो मैनेजेरियल लेवल देखेगा। इसी तरह ऑपरेशनल लेवल क्या देखेगा? ऑपरेशनल लेवल ये देखेगा कि जी हमने जो हमें टास्क दिए गए हम उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, डेली बेसिस पे जो हमें टास्क असाइन किए गए हैं। अब एक स्ट्रक्चर जो हमने पहले डिस्कस किया जिसका नाम था फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको फंक्शंस बताए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बताए, फंक्शनल स्ट्रक्चर की हमने पहले बात कर ली। जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो आप इंशाल्लाह बीटी के पेपर में, बिजनेस टेक्नोलॉजी के पेपर में पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो मेन डिस्कशन है वो सिर्फ दो स्ट्रक्चर की है यहां पे। एक है जी फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड जब करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है जी? उसकी शेप क्या होगी?
उसकी शेप ये होगी जी हमारे सामने कि सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे डिविजनल मैनेजर्स हैं जी, या डिविजनल हेड्स हैं, डिविजनल मैनेजर फॉर द फर्स्ट डिवीजन, और उसके बाद डिविजनल मैनेजर जो कि सेकंड डिवीजन का है। और अब इस डिवीजन के नीचे हमारे पास डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स भी होंगे। डिविजनल मैनेजर के नीचे एचआर डिपार्टमेंट भी काम कर रहा होगा, आईटी वाले भी, इसके अलावा आपके फाइनेंस वाले भी, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग के भी जी, सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी डिविजन्स के भी नीचे जी ये काम हो रहा होता है। अब हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जी, एलजी कंपनी है। एलजी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। उसके नीचे उस एलजी कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर एक प्रोडक्ट है, लैपटॉप्स दूसरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल टीवीज या एलईडीज जो हैं वो आपकी तीसरी प्रोडक्ट है। इसी तरह वॉशिंग मशीन्स जो हैं जी वो भी एक प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन। अब क्या हुआ कि जी चूंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जिसके अंदर वो डील कर रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉनिक का अपना अपना एक फंक्शन है या उसकी एक अपनी उसका इस्तेमाल है। तो हायर मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है एलजी कंपनी की कि यार क्यों ना हम रेफ्रिजरेटर का एक अलग से डिवीजन बना लें इस प्रोडक्ट की बेस पे, और उसके लिए हम एक डिविजनल मैनेजर हायर करें जो उस रेफ्रिजरेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि रेफ्रिजरेटर की मार्केटिंग कैसे करनी है, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे देखना है, वो सारे का सारा कौन देखेगा, वो डिविजनल मैनेजर देखेगा। ये वाला मैनेजर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या हायर मैनेजमेंट को रिपोर्टेबल होगा। उसकी मार्केटिंग, उसकी एचआर, उसकी आईटी, उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो रेफ्रिजरेटर डिवीजन देखेगा। इसी तरह लैपटॉप के लिए हम अलग से डिवीजन बना देते हैं, इसका एक सेपरेट डिवीजन बन गया, इसके लिए अलग से डिवीजन बना दिया, इसके लिए अलग से डिवीजन बना दिया। तो सेपरेट डिवीजन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन के हर प्रोडक्ट के अलावा अलग आपने डिविजन्स बना दिए। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट वाइज डिविजनलाइजेशन। प्रोडक्ट वाइज डिविजनलाइजेशन कि प्रोडक्ट की बेस पे आपने अपना अलग से डिवीजन बना दिया। अब दूसरा जो मेथड है डिविजन्स बनाने का वो ये है कि जी हम कहते हैं कि जी हम लोकेशन के वाइज हम डिवीजन बना देते हैं। हम ये कहते हैं कि जी एक हमारा जो डिवीजन होगा वो लाहौर रीजन के लिए होगा, लाहौर डिवीजन बना दिया। इसी तरह हमने बना दिया जी इस्लामाबाद डिवीजन। इस्लामाबाद डिवीजन सिर्फ जितनी भी सेल्स होंगी इस्लामाबाद में हमारी प्रोडक्ट्स की, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी इस्लामाबाद डिवीजन देखेगा। तो रीजनल बेसिस पे या ज्योग्राफी की बेस पे, लोकेशन की बेस पे हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट डिविजन्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए। हमने कहा कि जी ये डिवीजन ये काम करेगा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए आपने डिविजनल हेड्स अपॉइंट कर लिए या उनको रिस्पॉन्सिबल करा दिया। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको फर्दर डिटेल्स में आप जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे पेपर बीटी के अंदर भी। तो कुछ नॉलेज आपका ओवरलैप करता है, हम यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे इस सिलेबस के अंदर, MA1 के सिलेबस के अंदर, इसलिए कि ये रेपिटेशन होनी है बीटी के अंदर भी। बीटी के अंदर भी आप इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट होगी इस पेपर के हवाले से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे कि ऑफिस क्या होते हैं, उसके फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।